आप सभी को सुप्रभातम। देखो, आगे हम इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, मानव पोषण पढ़ रहे थे। और मानव पोषण में जो अहम रोल है वो आहारनाल का होता है। जो कुछ सहायक ग्रंथियां हैं, तो सहायक ग्रंथियों में लार ग्रंथि होगी, यकृत होगी, अग्नाशय ग्रंथि हो गई, क्योंकि इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। आहारनाल के जो पार्ट हैं वो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। अब जो 10th का जो सिलेबस है उसमें जो दे रखा है एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार, मानव में पोषण की जो चर्चा कर रहे थे, तो दो बिंदु के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, पाचन एवं अवशोषण। पहले ये 11वीं क्लास का 16वां अध्याय था और वहां से हटा दिया गया है सिलेबस से। 10th में जो अब आहार नाल का जो प्रत्येक पार्ट है, वहाँ पाचन और अवशोषण की चर्चा करेंगे, सविस्तार चर्चा करेंगे। और मैं इतना भी नहीं कि सिलेबस से बाहर भी नहीं जाऊंगा, सिलेबस को साथ लेकर के चलूंगा, ताकि आपको अन्य सहायक सामग्री पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप जो तार्किक प्रश्न करता है एनसीईआरटी में, वो सभी तार्किक प्रश्नों का आंसर जो मैं अध्ययन कराऊंगा, जो यहाँ शिक्षण करवाया जाएगा, उसमें से ही आएगा। उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि आप मेरा जो पढ़ाया हुआ है उस वीडियो को बहुत अच्छे से मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर लगा करके पूरा सेटअप, जिसमें आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी सुविधाएं, जैसे पेंसिल है, साधारण सुविधाएं जो हैं, पेंसिल है, इरेजर है, शॉर्पनर है, पटरी है, ये सभी लेकर के बैठे हैं और अच्छे से मन लगा करके कक्षा अपने को ये मान करके, क्योंकि मैं भी खाली कमरे को पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए भी एक नया अनुभव है। तो आप भी उस मोबाइल के अंदर अपने आप को एक कक्षा में फील करें कि मैं एक कक्षा में बैठा हूँ और बिल्कुल मन लगा करके अध्ययन करें। तो आप एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ पाएंगे। बोर्ड एग्जाम के पेपर भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब यहाँ आहार नाल में ये जो आपके सामने पार्ट है, उसके सहायक ग्रंथियों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख को पढ़ेंगे। मुख में पाचन अवशोषण, मुख गुहा में पाचन अवशोषण, ग्रसनी का क्या रोल है, ग्रास नाल का क्या रोल है, आमाशय का पाचन में क्या रोल है, अवशोषण क्या है, छोटी आंत में पाचन का क्या रोल है, अवशोषण का क्या है, बड़ी आंत का क्या रोल है, ये सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ तक रहेगा, मुख गुहा तक। तो मुख के बारे में बात करें तो ये तो आप मुख की याद कर लें। मैं बता रहा हूँ आपको कि मुख, और हम किसी अन्य जीव के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, केवल मानव के बारे में, हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो देख रहे हैं वो लिख दो भाई। जैसे मैं मुख की आपके सामने इसकी जो डायग्राम है बक्कल कैविटी का, जिसमें माउथ को भी, माउथ की ये रहा, ये है इस तरह से, ये मुख है, ये मुख है, खोला हुआ है, ओपन है, दो ओष्ठ से एक दरार रूपी संरचना, मुख एक दरार रूपी संरचना है जो दो ओष्ठों से घिरी होती है, ऊपरी ओष्ठ, निचला ओष्ठ, और ये दोनों ओष्ठ हैं एक फ्रेनुलम द्वारा जुड़े होते हैं। ऊपर वाला सुपरलेबियल फ्रेनुलम से जुड़ा होता है और नीचे वाला जो है वो इंफीरियर लेबियल
फ्रेनलम से जुड़ा होता है। ये मुख याद कर लो, मुख क्या है। उसके बाद मुख गुहा की चर्चा करें तो ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये मुख गुहा है। यहाँ हम इन सब को हटा करके, क्योंकि बार बार रिपीटेशन ना हो, हम विशेष टॉपिक को लेकर चर्चा करें आज। मुख और मुख गुहा, मुख के बारे में बता चुका हूँ आपको। और मुख गुहा इंग्लिश में बोलते हैं इसको बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। मुख जो खुलेगा वो कहाँ खुलेगा? मुख गुहा में खुलेगा। और मुख गुहा में आप देख रहे हैं जैसे जो मुंह खोलूं, ये मुख गुहा है। गुहा मतलब खाली स्थान अंदर। ये देखो आप, ये मुख गुहा है। इसमें 2 जबड़े हैं। मैं पहले एक बार समझा दूं, आप देख भी रहेंगे अच्छे से। ये ऊपरी जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है। आप सोच रहे होंगे ऊपरी जो जबड़ा है वो चल रहा होगा, नहीं। ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जो जबड़ा है ये स्थिर होता है और निचला जबड़ा है ये चलता है, चल होता है। दोनों जबड़ों में कुछ सांचे बने होते हैं हड्डियों के अंदर, और उन सांचों के अंदर दांत फिट होते हैं, इसलिए इनको दंती दंती बोलते हैं। ये व्यवस्था को इस श्रृंखला के रूप में दांत व्यवस्थित होते हैं। कितने दांत होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद ये तालु है, ये कठोर तालु है। पीछे जो तालु है ये कोमल तालु है। कोमल तालु के पीछे देखो आप, यहाँ जीभ, यहाँ एक कुछ मांस संरचना लटक रही है जिसको ओव्यूला कहते हैं, जिसको काकल बोलते हैं। और ये काकल क्या काम करता है? जब हम भोजन या पेय पदार्थ को ग्रहण करते हैं या निगलते हैं उस टाइम यह काकल जो है वो ना, ये पेय पदार्थ और भोज्य पदार्थ है वो नासा छिद्रों ना चला जाए तो नासा छिद्रों को ढक लेता है। उसके बाद ये जीभ है, मांसल होती है। और ये जीभ भी, ये जो निचला जबड़ा होता है उसके आधार से एक फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती है जो स्वाद का अनुभव कराती हैं। ये मुख गुहा है। तो मुख गुहा की स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या है इसमें? कोमल तालु है, मैं बता चुका हूँ। ये कठोर तालु है, ये ऊपरी जबड़ा है, निचले जबड़ा है। दोनों जबड़ों के अंदर, गर्तों के अंदर एक जो सांचे होते हैं उनके अंदर दांत फिट होते हैं। इसी को गर्ती दंती बोल सकते हैं। उसके अलावा जो जीभ है इसके नीचे आप छिद्र देख रहे हैं, यहाँ पर 2 जो लार ग्रंथियां हैं वो खुलती हैं, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। अर्थात ये जो जबड़ा होता है, जबड़े की यहाँ पीछे जो ग्रंथि होती है लार ग्रंथि ये, और इसके अलावा जीभ के नीचे जो लार ग्रंथि होती है यहाँ खुलती है। यहाँ छिद्र दिखाए गए हैं, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। उसके अलावा ये दांत हो गए। और ठीक है, अब हम लिख सकते हैं मुख गुहा में आप हेडिंग डाल दें मुख गुहा और लिख दो बक्कल कैविटी। तो मुख गुहा में क्या लिख सकते हैं? 2 जबड़े, जबड़ों से गिरी संरचना है। ये ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा ऐसा होता है, स्थिर होता है। और निचला जबड़ा, निचला जबड़ा चल होता है। ऊपरी जो जबड़ा होता है उसमें आगे का जो भाग होता है वो कठोर भाग होता है। उसको जो छत होती है ना, मुख गुहा की जो छत होती है उसको तालु बोलते हैं, उसको कठोर तालु और कोमल तालु। और कोमल जो तालु है उससे एक इस तरह से मांसल संरचना लटकी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? काकल। ओव्यूला, काकल। ये काकल क्या काम करता है? जब हम भोजन या पेय पदार्थ को निगलते हैं
पीते हैं उस समय ये पेय पदार्थ और भोज्य पदार्थ नासक छिद्रों में ना चला जाए, इसलिए नासक छिद्रों को बंद कर लेता है उस वक्त। और इसमें क्या होता है, दोनों जबड़ों में, दोनों जबड़ों के सांचों में कौन फिट होते हैं, दांत स्थित होते हैं। तो दांत के बारे में अध्ययन करेंगे, सिलेबस में है आपके में। और ये जो दांत होते हैं, ऐसी जो व्यवस्था होती है एक श्रृंखला के रूप में होती है, और इनकी जो व्यवस्था है उसको घरती दंती कहते हैं। दांत जीवन में मानव की बात करें तो 2 बार उगते हैं, एक बार, तो इसलिए उसको क्या कह सकते हैं, मानव में दांत की व्यवस्था कैसी होती है, द्विबार दंती है। अर्थात जो बच्चे में 6 माह के बाद जो दांत आते हैं, 20 दांत आते हैं 6 माह के बाद, जैसे 6 माह में शुरू हो जाते हैं। और एक वर्ष तक 6 दांत आ जाते हैं, 1.5 वर्ष तक 12 दांत आ जाते हैं, और 2 वर्ष तक लगभग क्या 20 दांत आ जाते हैं। 2 या ढाई वर्ष तक आपके 20 दांत आ जाते हैं। और ये जो 20 दांत होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये दूध के दांत बोल सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, दूध के दांत बोल सकते हैं। ये टूटते हैं लगभग 6 वर्ष के बाद टूटना शुरू हो जाते हैं, और लगभग 12-13 साल तक दोबारा उगाते हैं। और टोटल कितने आ जाते हैं, 32 हो जाते हैं। तो वयस्क और स्वस्थ मनुष्य ये स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। इनको दूध के दांत बोल सकते हैं, इनको स्थायी दांत बोल सकते हैं। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, और भी आगे चर्चा करेंगे। केवल एक तरह से मैं, और मुख गुहा में क्या क्या होता है, और मुख गुहा में क्या होता है, अभी मैंने बताया था 3 जोड़ी लार ग्रंथियां क्या होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। और क्या होता है, मांसल जीभ होती है, एक मांसल संरचना में होती है। और जो निचला जबड़ा होता है, जीभ को यूं उठाकर देखेंगे तो एक जो आधार तल से जहां से जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। जीभ पर कुछ अंकुर होते हैं, स्वादंकुर जिनको बोल सकते हैं। बस अब इसमें आगे हम बक्कल कैविटी जो है, मुख गुहा है, इसमें और किस किस का अध्ययन करेंगे, विशेष हम जो सिलेबस में दे रखा है, जहां से बोर्ड एग्जाम प्रश्न आ सकते हैं। एक तो आपसे प्रश्न बनेगा किस पर, दांत पर, और एक बन सकता है लार ग्रंथियों पर। हम 2 टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे विशेष। तो आप मुख गुहा के बाद ये जो कहीं छाप दो, मैं बोलूं जैसे जैसे लिखते रहना, मुख गुहा लिख दो, 2 जबड़ों से घिरी संरचना लिख दो। ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है, निचली जबड़ा चल होता है। ऊपरी जबड़े पर कठोर तालु होता है आगे का, और उसके पीछे का भाग कोमल तालु होता है। तालु है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, कठोर तालु और कोमल तालु। कोमल तालु से क्या लटका होता है, काकल। तो आपने लिख दिया होगा कि 2 जबड़ों से घिरी संरचना है, ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है, निचला जबड़ा चल होता है। फिर लिख दोगे ऊपरी जबड़ा जो है वो मुख गुहा की छत का निर्माण करता है, जिसे तालु कहते हैं। तालु के 2 भाग होते हैं, कठोर तालु और कोमल तालु। लिखते रहना, मैं बोल रहा हूं जो कोमल तालु से मुख गुहा में एक मांसल संरचना लटकी होती है, जिसको
युवुला अर्थात काकल कहते हैं। काकल क्या काम करता है? भोजन व पेय पदार्थ के ग्रहण करते समय नासा छिद्रों को ऐसा लिखना, भोजन व पेय पदार्थ के ग्रहण करते समय ये नासा छिद्रों में ना चले जाएं। नासा छिद्रों में जाने से रोकने के लिए काकल के बारे में लिखना, भोजन व पेय पदार्थ ग्रहण करते समय वह नासा छिद्रों में, या ऐसा लिखो, भोजन व पेय पदार्थ के ग्रहण करते समय नासा छिद्रों को बंद करके उनमें भोजन व पेय पदार्थ के ग्रहण के समय नासा छिद्रों को बंद कर लेते हैं, ताकि उनमें भोजन पेय पदार्थ प्रवेश ना कर सके। ये काकल का काम हो गया। काकल का काम क्या हो गया? भोजन व पेय पदार्थों को ग्रहण के समय नासा छिद्रों को बंद करते हैं, ताकि उनमें भोजन व पेय पदार्थ प्रवेश ना कर सके। उसके बाद आप लिख देना, दोनों जबड़ों के सांचों में श्रृंखलाबद्ध दांत स्थित होते हैं। दोनों जबड़ों के सांचों में श्रृंखलाबद्ध दांत स्थित होते हैं। लिख दिया होगा। दोनों जबड़ों के सांचों में श्रृंखलाबद्ध दांत स्थित होते हैं। मुख गुहा में, फिर नीचे तीर का चिन्ह बना के ले जाना, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां खुलती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों की डक्ट की नलिकाएं, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियों की नलिकाएं ओपन खुलती हैं। मुख गुहा के आधार तल से फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी हुई मांसल जीभ होती है। फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी हुई मांसल जीभ होती है। फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी हुई मांसल जीभ होती है, जो स्वाद का अनुभव कराती है, जिस पर स्वाद कलिकाएं होती है, पेपिला, जो स्वाद का अनुभव कराती है। अभी लिखो,
अब हम इसमें अध्ययन करेंगे दांत का। मुख गुहा में दांत होता है ना, काकल के बारे में बता चुका हूँ। मुख गुहा में और क्या होते हैं? दांत होते हैं। मानव दंत, तो यहाँ से जो 10th क्लास का जो सिलेबस दे रखा है, एनसीईआरटी सिलेबस में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है दांत से, पूछा भी गया है। एक तो दांत जो है इनकी संख्या में प्रश्न पूछ सकता है। एक दांत के प्रकार, विशेष रूप, ये मोस्टली है, प्रकार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। दांत के प्रकार पूछ सकता है, दांत की व्यवस्था कैसी है, और दांत का काम क्या है, प्रकार के आधार पर कार्य क्या है। इसके अलावा दांत खराब जो होते हैं इसको दंत क्षरण बोल सकते हैं। यहाँ से टॉपिक लिखा अलग से दे रखा है, दंत क्षरण। तो इसमें एक तो दांत के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे, संख्या के बारे में बात करेंगे, प्रकार के बारे में बात करेंगे, कार्य के बारे में बात करेंगे, और एक दंत क्षरण एक टॉपिक दे रखा है। तो पहले दांत के बारे में पढ़ लेंगे मुख गुहा में, और फिर लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि लार ग्रंथियां वैसे पाचन में जो सहायक ग्रंथियां हैं वहां भी अध्ययन करेंगे, लेकिन वहां के बजाय हम मुख गुहा में अध्ययन कर लेते हैं लार ग्रंथियों को। दांत के बारे में तो आप लिख दो मानव दंत, मानव दंत, मानव दांत, मानव दांत। तो सबसे पहले लिख दो इसमें, लिख चुका हूं आपको। दोनों जबड़ों में बने हुए सांचों में बने हुए सांचों में स्थित में दोनों जबड़ों के सांचों में स्थित श्रृंखलाबद्ध दांतों की व्यवस्था, श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था सांचों में, श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? गर्ती दंती कहलाती है। मानव दांतों की व्यवस्था जो है दोनों जबड़ों में सांचों में है, श्रृंखलाबद्ध होते हैं, और उनकी व्यवस्था कैसी होती है? गर्ती दंती सांचों व्यवस्थित होते हैं। फिर लिख सकते हो मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं, मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं, 2 बार मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं। अर्थात मानव दांत कैसे होते हैं? द्विबार दंती,
द्विबार दंती। मनुष्य में दांत कैसे होते हैं? द्विबार दंती होते हैं, अर्थात 2 बार आते हैं। कान क्या करते हैं? दांत चीरने चबाने, भोजन को चीरने चबाने के साथ कुछ जीवों में शिकार करने और रक्षा करने के काम आते हैं। दांत का काम हो गया भोजन को चीरना चबाना काटना। भोजन को चीरना काटना चबाना के साथ साथ कुछ जीवों में शिकार करना रक्षा करने का काम भी करते हैं। रक्षा करने का काम भी करते हैं। रक्षा करने का काम करते हैं। और हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? एक ये कह सकते हैं भाई दांत जो है उनमें क्या नहीं होती, दांतों में हड्डी नहीं होती है, अर्थात दांत जो होते हैं उनमें उत्तक होते हैं विभिन्न घनत्व के क्या होते हैं, अर्थात दांत एक हड्डी नहीं है, जो इसे ध्यान रखें। दांत में हड्डी नहीं होती है बल्कि अलग अलग घनत्व के उत्तकों से बने होते हैं, विभिन्न घनत्व के उत्तकों से बने होते हैं। लिख दो, लिखना चाहो तो। दांतों में हड्डियां नहीं होती हैं, दांतों में हड्डियां नहीं होती है, ये विभिन्न घनत्व के उत्तकों से बने होते हैं, विभिन्न घनत्व के उत्तकों से बने होते हैं। लिख दिया यहाँ तक। यहाँ पर जो प्रकार की बात करें, यहाँ से प्रश्न करेगा वो दांतों के प्रकार। तो जो दांत हैं वो मानव में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखो 2 जबड़े, दोनों जबड़ों में दांत है, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। मैं एक जबड़े का आधा हिस्सा चर्चा करूंगा। चलो पहले आप ऐसा लिख लो कि हाँ ये जरूरी है पहले लिखना, लेकिन प्रकार पढ़ना जरूरी है। प्रकार पढ़ो पहले, क्योंकि प्रकार मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4। अब मैं एक जो जबड़ा है, ये लो, ये जबड़ा है इस तरह से, इसके आधे जबड़े की चर्चा करूंगा। मानव में कुल दांत कितने होते हैं? स्वस्थ एवं वयस्क, लिख लो सीधा ही। वयस्क मानव में कुल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं।
के प्रकार जो बता रहा हूँ 32 को बेस मान कर ही बता रहा हूँ, मैं दूध के दांतों के प्रकार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें मोलर दांत प्रीमोलर दांत नहीं होते, मोलर दांत होते हैं उसमें बाल्यावस्था में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दांत के प्रकार की। तो आप देख रहे हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो यानी 6 महीने के बाद, बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद दांत जो वरना दांत जो आते हैं वो सबसे पहले निचले दांत आते हैं, दो दांत आते हैं, अर्थात इस तरह 4 दांत होते हैं। आप खुद चर्चा कर लेना, एक जबड़ी बता रहा हूँ। एक नुकीला दांत होता है, फिर 2 दांत होते हैं, उसके बाद 3 दांत होते हैं। ऐसे इधर ये नुकीला दांत, 2 दांत, फिर 3 का ग्रुप में देखो कितने हो गए, 3 तो 5, एक 6, एक 7 और एक 8। तो मैं जबड़े को 2 भागों में बांट देता हूँ। तो एक आधे जबड़े की बात करें, 3, 2, 1, 2। इस आधे जबड़े की बात करूँ 2, 1, 2, 3। तो मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और वयस्क मानव की बात कर रहा हूँ, जिसमें मानव दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब आधे जबड़े की बात करूं तो ये जो 2 दांत होते हैं इनको बोलते हैं आई, ऐसे याद रख लो, आई, फिर सी, फिर प्रीमोलर और फिर एम, ICPM-M, अर्थात इनको बोलेंगे हम क्रम तक। आगे दांत, आधे जबड़ी बात कर रहा हूं। आगे के दांत होते हैं ये भोजन को काटते हैं। ये नुकीला दांत जो मांसाहारी जानवरों में ज्यादा होता है। क्रंतक, ये रत्नक, रत्नक, कैनाइन, रत्नक हिंदी में लिख रहा हूं। ये अग्र प्री मोलर, अग्र चैवर्णक, और ये चैवर्णक। आप दांतों के प्रकार लिख दो यूं का यूं, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे बस लिख दो। मनुष्य दांत के प्रकार 4। वयस्क मानव कुल दांत की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और चारों प्रकार यूं का यूं लिख दो। लिख दिया होगा आपने। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। संख्या इनकी होती है, आप देख लो। अरे आधे जबड़े में 2 हैं, इनकी बात करें। आगे के जो दांत है ना, 4 दांत होते हैं एक जबड़े में। तो 2 दांत आधे जबड़े में, तो पूरे जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 4, तो टोटल कितनी संख्या? 8। इनकी बात करें, 1 दूसरे जबड़े में 1, 2, दोनों जबड़ों में 4। प्रीमोलर की बात करें तो 2 दूसरे जबड़े में 2, 4 और 4 ही ऊपरी वाले जबड़े में 8। मोलर की चर्चा करें, 3, 3, 6 और 6, 6, 12। इसमें जो M3 है, तीसरी जो दाढ़ है, उस M3 को हम क्या बोलेंगे? अकल दाढ़ बोलेंगे, अकल दाढ़। और ये अकल दाढ़ जो है वो 17 से 21 वर्ष की अवस्था में आता है। ये लिख लो, साथ साथ काम भी लिख लो। कैसे होते हैं? इनकी धार होती है ढालू धारदार, ये ढालू धारदार होते हैं। वो काम क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। रत्नक जो होते हैं
ये नुकीले होते हैं, शंकु आकार के होते हैं। दंतमूल लंबा होता है, शिखर बड़ा, दंतमूल लंबा, शिखर शंकु आकार का होता है। तो इनका काम होता है भोजन को चीरना, भोजन को फाड़ने चीरने का काम करते हैं। ये दोनों चबाने का काम करते हैं। इनका ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े, इनका जो शिखर होता है वो बड़ा होता है, सबसे बड़ा शिखर वाले होते हैं। चैवर्णक जो दांत होते हैं, फिर उसके नीचे ये प्रश्न आएगा, बोर्ड क्लास में आया हुआ है, आएगा नहीं, आ सकता है। ये तो कैसे कह सकते हैं आएगा, मैं तो पेपर थोड़ी सेलेक्ट करूँ। हाँ आ सकता है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ये 4 प्रकार हैं आपके सामने। आधे जबड़े की बात करें तो आधे जबड़े में जो 2 दांत होते हैं वो कृंतक होते हैं, इंसाइजर जिनको बोलते हैं। पूरे जबड़े में 4 हो गए, दोनों जबड़े में 8 हो गए। वैसे ही इनकी बात कर रहे हैं। ढालू धारदार होते हैं, दंतमूल लंबा होता है, शिखर शंकु आकार का होता है। चीरने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। ये दोनों कैसे चबाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़े होते हैं और शिखर चौड़ा होता है। सबसे बड़े, सबसे बड़ा शिखर होता है, बड़े भी होते हैं, शिखर चौड़ा होता है, शिखर चौड़ा होता है। इसके बाद आप लिख लें तो दांत जो हैं हम इनको प्रकार में ये बांट सकते हैं और प्रकार ये भी कह सकते हैं। दूध के दांत, जिनको हम क्या कह सकते हैं, अस्थायी दांत। इनकी संख्या कितनी होती है, 20। याद रखना, दूध के दांत या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। 6 माह में निकलना शुरू होते हैं। मानव में 6 माह का जो शिशु होता है उसमें निकलना शुरू हो जाते हैं। और 1 वर्ष में ये जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। 1.5 वर्ष में 12 हो जाती है और लगभग 2 या 2.5 वर्ष में इनकी जो संख्या हो जाती है कितनी हो जाती है, 20। ऐसे कैसे छाप दो, दूध के दांत या अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। 6 माह में निकलना शुरू हो जाते हैं, 1 वर्ष में 6 हो जाते हैं, 1.5 वर्ष में 12 हो जाते हैं और 2 से 2.5 वर्ष में 20 दांत आ जाते हैं। फिर स्थायी दांत की चर्चा करें। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कैसे, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। दूध के दांत गिरना शुरू और स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी दांत गिरा और स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। लिखते रहो साथ साथ। स्थायी दांत 32 होते हैं,
6 वर्ष में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, स्थायी दांत आने लग जाते हैं। उसके बाद लगभग 13 वर्ष, लगभग 13 वर्ष में इन दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 28। तो आपसे कुछ पूछ ले कि बाल्यावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। कितनी होती है? 28 होती है। एक साइड में आप लिख दो दंत सूत्र 21-23, ऐसे लिख दो। ये मैं बता चुका हूँ आधे जबड़े की, 2 दांत इंसाइजर, फिर 1 दांत आधे जबड़े में रत्नक, 2 दांत अग्रचर्वणक और 3 दांत चर्वणक। आधे जबड़े की 2 दांत, ये 4 दांत है ना, आधे जबड़े की बात करो, 2 दांत इंसाइजर, 1 दांत नोटिला है ना, ये रहा, ये रत्नक, फिर उसके पीछे दो दाढ़ हैं, मतलब 2 दांत है जुड़वा, ऐसे एक साथ हैं, अग्रचर्वणक, और एक तीन जो दाढ़ हैं वो ये चर्वणक होते हैं, अर्थात इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो तीसरी जो गार्ड है, तीसरा जो चैवर्णक है, ये वो बाद में आता है। तो अब इनमें एक घटा दो, आधे जबड़े में घटा देंगे, एक जबड़े में 2 घट जाएंगे, और 2 जबड़े में कितने घट जाएंगे? 4। तो ये जो दांत है, तीसरी दाढ़ जो है, तीसरा चैवर्णक दांत 17 से 21 वर्ष की अवधि में आता है, जिसे अकल दाढ़ बोलते हैं। अकल दाढ़ M3 मोलर, तीसरा मोलर है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें जो लगभग 13 वर्ष में कितने जाते हैं? 28 दांत आ जाते हैं। दंत सूत्र में उधर लिख ही चुका हूँ। अब देखो 32 कैसे होंगे? आधे जबड़े में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो पूरे जबड़े में 2 और आधे जबड़े में कितने? 8, पूरे जबड़े में 16 और दोनों जबड़े में 32। इस तरह से होते हैं। काम लिखवा चुका हूँ। लगभग 13 वर्ष में 28 दांत हो जाते हैं, और लगभग 17 या 21 वर्ष में कितने दांत हो जाते हैं? दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। और ये 32 दांत होते हैं, ये कैसे दांत होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो दांत के बारे में सिलेबस में थोड़ा सा दे रखा है, इसलिए मैंने एक पीरियड ये लिया आपका, इसमें जो समय लिया है, दांत को विशेष को थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है सविस्तार। खैर इस पर तो अगर कुछ कक्षा में और अध्ययन करें तो बहुत बड़ा अध्ययन है, इसका बहुत सा विस्तार है, लेकिन आपके सिलेबस को देखते हुए मैं सामान्य चर्चा ही की है मैंने। दांत की व्यवस्था कैसी होती है मानव में? 2 बार उगते हैं तो द्विबार बनती। मानव में दांत 2 गड्ढों में यानी सांचों में स्थित होते हैं, इसलिए इसको व्यवस्था को क्या कहते हैं? घरती दंती बोल सकते हैं। दांत 6 माह में निकलना शुरू हो जाते हैं, और 2 या 2.5 वर्ष तक कितने निकलाते हैं? 20 निकलाते हैं। वो अस्थायी दांत होते हैं, जिनको दूध के दांत भी कह सकते हैं। तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं 6 वर्ष बाद। गिर करके लगभग 12-13 वर्ष तक कितने आ जाते हैं? 28 दांत आ जाते हैं, जिनको हमें स्थायी दांत बोल सकते हैं। और 17-21 वर्ष में अकल दाढ़ भी आ जाती है, तो 4 अकल दाढ़ आ गई, तो टोटल दांत कितने हो गए? 32। तो वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई, स्थायी अस्थायी दांत। और दांतों की जो प्रकार हैं,
दांत 4 प्रकार के हो गए। आधे आधे जबड़े को लेकर के साइंस में अध्ययन किया जाता है। तो दोनों जबड़ों में 32 दांत हो गए, एक जबड़े में 16 हो गए और आधे जबड़े में 8 हो गए। आधे जबड़े की बात करूं, ये 2 दांत, 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत, तंत्र सूत्र हो गया 21 23। 21 23 को जो जोड़ेंगे तो 8 बन रहे हैं। पूरे जबड़े में 16, दोनों जबड़े में 32 दांत होते हैं। काम क्या है, ये इनका नाम याद रखना। इंसाइजर, इंसाइजर, कृंतक 8 होते हैं। काटना, नुकीला दांत होता है जो मांसाहारियों में ज्यादा होते हैं, इनका विशेष महत्व होता है मांसाहारियों में। चीरने का काम ज्यादा होता है उनमें, फाड़ने का काम होता है। रत्नक 4 होते हैं, चीरना, फाड़ना, और इन दोनों का काम क्या होता है, चबाने का काम होता है। संख्या आपके सामने ही, आगे लिख लो इसमें। अकल दाढ़, ये आप जैसे बड़ी कक्षा में जो अध्ययन करोगे, आप जब एसएससी आदि की चर्चा, एसएससी की तैयारी करोगे, वहां एक प्रश्न आया हुआ है, एसएससी ग्रेजुएशन में प्रश्न आया हुआ है, अकल दाढ़ कौन सी दाढ़ होती है? तो दाढ़ तो 5 होती है ना, 2 और 3, 5 होगी दाढ़। तो वो जो 5वीं दाढ़ है जिसको अकल दाढ़ बोल रहे हैं, कौन सी दाढ़ है वो? 5वीं है। और अगर नाम की चर्चा करें तो चैवर्णक दांत है वो। और कौन सा दांत है चैवर्णक में? तीसरा दांत है, जो 17 से 21 वर्ष में आता है, ये ध्यान रखें। अब दांत की अगर संरचना की बात करें तो उसका जो ये जो आप वाइट देख रहे हैं, ये जो मसूड़े हैं, ये दिखा रहा हूं आपको, ये मसूड़े हैं। और मसूड़ों से बाहर जो वाइट संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं, अर्थात दांत जो होते हैं वो मसूड़ों में होते हैं। तो मसूड़ों के अंदर जो होते हैं उनको तो कहते हैं दांत की जड़, और साइंस में क्या बोलते हैं उसको? मूल। अर्थात उसको क्या बोल सकते हैं? दांत की मूल। नाम क्या हो गया? दंत मूल। और मसूड़ों से जो बाहर होता है, इस तरह से जो सफेद होता है, इसको बोलते हैं हम, सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये सबसे कठोर पदार्थ होता है शरीर का, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ यही होता है, जिसको दांत का क्या बोल सकते हैं हम? शिखर बोल सकते हैं। और इसको एक जाई करके लिख सकते हैं, दंत शिखर। दांत के कितने भाग हो गए? दंत शिखर हो गया और दंत मूल हो गया। दंत शिखर है, उस पर एक कठोर पदार्थ होता है व्हाइट रंग का, जिसको क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। एक जो दंत मूल है, ये दंत मूल हड्डी के अंदर होती है। जो जबड़ा है ना, मैंडिबुलर, ये जबड़े हैं, इन जबड़ों की जो हड्डी है, हड्डी के अंदर मूल दसी होती है। तो मूल जो है उस पर किसका आवरण होता है? सीमेंट का आवरण होता है। एक जो दांत का जो मुख्य भाग है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन क्या बोलते हैं? दांत के मुख्य भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। और ये जो डेंटाइन है, इसको मसूड़ों से बाहर तो कौन सुरक्षा दे रहा है? कठोर पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं? इनेमल दे रहा है। और जड़ के अंदर इस डेंटाइन को सुरक्षा कौन दे रहा है? सीमेंट दे रहा है। और डेंटाइन जो होता है ये कैसा होता है? कोमल होता है। कैसा होता है? कोमल होता है। जी क्यों ये सर, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं। अरे भाई, अभी मैं आपको दंत क्षरण की बात करूंगा। दंत क्षरण यानी दांत खराब कैसे होते हैं, एक रोग है दंत क्षरण। रोग की चर्चा करूंगा तो मैं वहां डेंटाइन नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि सूक्ष्म जीव जब किसको नष्ट कर देंगे, एनिमल को क्षरण कर देंगे, तो दांत का कौन सा भाग आ जाएगा? डेंटाइन, जो बहुत कोमल होता है। ये अगर भाग आ गया, ये अगर क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा एनिमल और सीमेंट अगर खराब हो गई, तो भाग क्या हो जाएगा? डेंटाइन। और ये डेंटाइन कोमल भाग होता है, और इसके अंदर एक पल्प होती है, गुहा होती है, वहां पर जड़ के द्वारा, इसकी जो जड़ है उस जड़ के द्वारा एक गुहा बनती है, जड़ में से एक तंत्रिकाएं जाती हैं, वो डेंटाइन के अंदर जो एक गुहा होती है, पल्प गुहा, मज्जा जिसको बोलते हैं,
और उस गुहा के अंदर तंत्रिकाएं होती हैं और साथ में रुधिर नलिकाएं होती हैं और रुधिर नलिकाएं होती है, तंत्रिकाएं होती है। और अगर दांत खराब हो गए और इनेमल खराब हो गया और हम कौन सा भाग बच गया, कोमल डेंटाइन बच गया, तो आप हम ठंडा पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, ठंडा मीठा खाएंगे तो हमें बहुत दर्द का अनुभव होगा। एक रोग की चर्चा करेंगे तब जाकर के ये चीजें काम में आएंगी। दांत की संरचना, तो दांत के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। मसूड़ों के बाहर का भाग दंत शिखर हो गया, तो लिख लो, साथ साथ लिख लो, लिख लो। इसमें दांत की संरचना लिख दो। दांत के 2 भाग होते हैं, दांत के 2 भाग होते हैं, दांत के 2 भाग होते हैं। उसमें पहला लिख दो दंत शिखर, दंत शिखर, और दंत शिखर में लिख दो मसूड़ों से बाहर सफेद, मसूड़ों से बाहर दंत शिखर, बाहर मसूड़ों से बाहर, दंत शिखर का आगे लिख दो मसूड़ों से बाहर का भाग जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ इनेमल से ढका रहता है, इनेमल से सुरक्षित रहता है, इनेमल से सुरक्षित रहता है। कठोर भाग इनेमल से सुरक्षित रहता है। दूसरा लिख दो दंतमूल, दंतमूल में लिख दो दंतमूल जबड़े की हड्डी में व्यवस्थित रहती है, जो सीमेंट द्वारा सुरक्षित रहती है। जो सीमेंट द्वारा सुरक्षित रहती है। मैं इसका एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं दांत का, इस तरह से। ये रहा, आप देख लें अच्छे से, ये दांत की संरचना है। तो ये मसूड़े से बाहर का भाग है, ये इसको ये क्राउन बोलते हैं, दंत शिखर बोलते हैं। और ये किससे ढका हुआ है? सफेद जो भाग है ना, ये इनेमल है। उसके बाद ये जो है ना, ये इसका रूट है, दांत की रूट है, दांत की जड़ है। और ये है, ये जो सीमेंट के द्वारा ये हड्डी है, जबड़ी गड्डी है, और जबड़ी गड्डी में ये जो है ना, यहाँ तक का भाग, ये है दांत की जड़ है। और ये सीमेंट के द्वारा आवृत रहती है, सुरक्षित रहती है। और ये जो भाग है ना, बीच का भाग जहाँ शिखर और मूल जुड़ते हैं, उसको ग्रीवा बोलते हैं, गर्दन। इस तरह से ये देखो, ये डेंटाइन है, ये दांत का डेंटाइन, दांत का मुख्य भाग है। अब ये जो भाग है इसका, इस तरह से
इसका दंत शिखर है सफेद होता है। ये दंत शिखर है। ये जो दंत शिखर है, ये सफेद जो पदार्थ है, इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इनामल, अर्थात मैं इसको इनेमल लिखता आया हूँ आज, इनेमल। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनिमल है। इसको यहाँ ये दंत मूल है और ये हड्डी है इस तरह से। ये हड्डी है इस तरह से, जबड़ी गड्डी है, ये जबड़ी गड्डी है। और ये डेंटाइन हो गया, ये सीमेंट हो गया, और ये भाग है इसका, ये मूल हो गया, दंत मूल, और ये भाग है इसका ग्रीवा हो गया, दांत का। और इस तरह से ये जब गुहा बनेगी यहाँ, ये जो गुहा है इसको बोलते हैं पल्प, दंत मज्जा, दंत मज्जा। और इस दंत मज्जा में लस्सी का वाहिनी है, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इसमें इस तरह से लस्सी का वाहिनी है, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं। पल्प गुहा में लस्सी का वाहिनियां और रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं। ये इसके अंदर पल्प गुहा में होती है। ये इसकी संरचना बताई मैंने आपको, आपको अच्छा लगे तो इसमें लिख सकते हो, क्योंकि बाद में काम आएगा। दांत के दो भाग हो गए, दांत का शिखर हो गया अर्थात ये दांत का क्राउन हो गया, और ये दांत की मूल हो गई अर्थात दंत की रूट हो गई। दंत की रूट जो है वो तो किसके द्वारा सुरक्षित है? सीमेंट के द्वारा। और दंत का जो शिखर है वो किसके द्वारा? एनिमल, सबसे कठोर सफेद भाग होता है, और ये बना होता है किसका? ये बड़ी इस तरह की बात है। वैसे मैग्नीशियम फॉस्फेट का बना होता है, उसके कैल्शियम क्लोराइड का भी भाग होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, इसका कार्बोनेट भी होता है, चूना का फॉस्फेट होता है। ये चीज़ें होती हैं। इसका सबसे कठोर भाग होता है एनिमल, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, और चूना का फॉस्फेट भी होता है। ये इसकी संरचना है दांत की। शिखर, मूल, मुख्य भाग डेंटाइन होता है। अब आप लिखना चाहो तो ये कोई लिख सकते हो, आप इसका डायग्राम बना सकते हो। और आपने लिखा कि दंत शिखर, मसूड़ों के बाहर का दंत शिखर होता है जो इनेमल द्वारा ढका जाता है, ये लिख दिया होगा। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। मसूड़ों के अंदर दांत का जो भाग होता है उसको दंत मूल कहते हैं। और दंत मूल किसके द्वारा सुरक्षित रहता है? हड्डी में सीमेंट के द्वारा सुरक्षित होता है। और डेंटाइन ये दांत का मुख्य भाग होता है, कोमल होता है, ठीक है। और उसके अंदर पल्प लिख देना, दंत मज्जा। दंत मज्जा वह भाग है जहां पर जिस गुहा में तंत्रिकाएं, रुधिर, लस्सी का वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। बस इतना लिख दिया, आगे चलते हैं। अब लिख दो, दांत का एक रोग है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, जिसके चर्चा हम करेंगे आज, दंत क्षरण।
दंत क्षरण। मेरी मानो देखो, आप रफली चित्र बना ही लो इसका, दांत का रफली डायग्राम बना लो। टॉपिक डाल दो। दंत क्षरण। डेंटल इरोशन। लिख दो दंत रोग। तो दांत की थोड़ी संरचना रफली बना दो आप।
ये हड्डी है, जबड़े की हड्डी। ये तो रूट हो गई, दंत रूट हो गई। और ये क्या हो गया, दंत शिखर हो गया। और ये आपकी गिरवा हो गई। ये सफेद जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, नामल, नेवल। सबसे सबसे कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ। एक बार इसको समझ लो आप। देखो एक शब्द लिखता हूँ, पहले दंत शरण को समझो आप अच्छे से। दंत शरण क्या है, उससे पहले आप समझो लार। लार